हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर में और जब भी आपका AQ का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे जो हमारे सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के, तो उसमें हमने कुछ हाइपोथेटिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और उनके आंसर भी हैं। तो आई होप अगर आपके ये एग्ज़ाम में फंसते हैं तो आपके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए इसको समझने का, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर्स हैं इसके, ठीक है। तो हम देखेंगे एक एक करके। हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अगर हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं पूरे आपके सिलेबस से लिए हैं, पूरे जो 5 यूनिट है 5 यूनिट्स हैं पूरे टोटल से लिया है। अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव विद एग्जांपल्स। सेकंड क्वेश्चन आपका डिफाइन नेजल डिकंजेस्टेंट विद एग्जांपल्स, ठीक है। एक्सप्लेन रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, व्हाट इज द पेप्टिक अल्सर एंड गिव द एग्जांपल ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है हमारा डिफाइन एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज कार्मिनेटिव्स। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन एमएसिस। नेक्स्ट डिफाइन टीबी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हमारा है एंटीबायोटिक डिफिनीशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। 10th हमारा है व्हाट इज लेप्रोसी। नेक्स्ट हमारा है गिव द डिफिनीशन ऑफ यूटीआई एंड एसटीडी। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विद एग्जांपल्स। उसके बाद है व्हाट इज इम्यूनो स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट। डिफाइन बायोसिमिलर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड डिफाइन टॉक्सिसिटी एंड एक्सप्लेन जीनोटॉक्सिसिटी, टेराडोजेनेसिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपका है क्रोनोफार्माकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो एक एक करके हम अपने क्वेश्चंस का विधान से डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका था डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव विद एग्जांपल्स। अगर हम एक्सपेक्टोरेंट को देखें तो क्या होता है, अगर एक्सपेक्टोरेंट को देखें तो क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस द थिकनेस ऑफ म्यूकस एंड मेक सिक्रेशन इन द एयरवेज थिनर बाय लूजिंग अप द म्यूकस इन these ways expectorant make it easier for a person to cough up phlegm and clear out their throat। मतलब एक्सपेक्टोरेंट ऐसे काम करते हैं जो हमारा म्यूकस है उसकी थिकनेस, उसकी विस्कोसिटी को कम कर देते हैं और जो उसका डाइल्यूशन है वो बढ़ जाता है, जिससे आपकी एयरवेज से है प्रॉपर म्यूकस आपका सिक्रेट आउट बाहर हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गैफेनिसिन है, अमोनियम क्लोराइड है। अगर हम बात करें एंटीटसिव की तो एंटीटसिव का एग्जाम हमारा क्या है डेफिनेशन, antitussives are medicine that suppress cough, also known as cough suppressant. Antitussives are thought to work by inhibiting a coordinating region for coughing located in brain stem। मतलब अभी आपने देखा एक्सपेक्टोरेंट क्या कर रहा था, आपके म्यूकस को डाइल्यूट कर रहा था, जिसको सिक्रेशन जल्दी हो रहा था आपका। बट इन केस ऑफ एंटीटसिव कैसे काम करता है, ये आपके कफ सेंटर जो ब्रेन में है, आपके मेडुला ऑब्लांगाटा या फिर और जो ब्रेन स्टेम्स में आपके कफ सेंटर्स हैं उनको सप्रेस करता है, जिससे आपको कफिंग की फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। अगर हम बात करें एंटीटसिव की एग्जांपल की, कोडीन है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एंड फोलकोडीन, क्लियर। सेकंड डिफिनीशन हमारी है नेजल डिकंजेस्टेंट। देखो नेजल डिकंजेस्टेंट आर टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट रिड्यूस नेजल स्वेलिंग एंड कंजेशन। नेजल कंजेशन मतलब जब आपकी नाक बंद हो जाती है ठंड के मौसम में, तब उसका यूज करते हैं, तुरंत खोल देता है। एक बहुत अच्छा एक मार्केटेड प्रोडक्ट है, ऑट्रिविन के नाम से आता है, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन ओरल फॉर्म एंड टॉपिकल वन दैट पर्सन कैन अप्लाई इनसाइड द नॉस्ट्रल। आप ओरल भी ले सकते हो, टॉपिकल भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट अपने नॉस्ट्रल में अप्लाई कर सकते हो। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीमेटाजोलिन एंड नेफाजोलिन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स आर मेडिकेशन used to stimulate respiration post anesthesia or treat respiratory conditions like chronic obstructive pulmonary disease, COPD, respiratory depression and failure, ठीक है। ये रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देती हैं और जितने भी आपके रिस्पायरेटरी रिलेटेड दिक्कत हैं उसमें हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका है कैफीन एंड ऑक्सीजन। कैफीन एंड ऑक्सीजन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पेप्टिक अल्सर एंड गिव द एग्जांपल ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। पेप्टिक अल्सर इज ए सोर ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक में एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर बनी है, उसमें लाइनिंग कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस, वो आपका स्टमक हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है और ईसोफेगस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेप्टिक अल्सर इन द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। अगर स्टमक में है तो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अल्सर की दिक्कतें आती हैं, आपका
कुछ एसिडिक कंटेंट कैटेगरी की ड्रग हैं जो उनसे लेने से आपको पेप्टिक अल्सर की दिक्कत आती है, या फिर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर की दिक्कत आती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सी एंटी अल्सर ड्रग है, तो बहुत सारी एंटी अल्सर ड्रग है, बट 60 क्वेश्चन में आपको 3-4 दे देना, 2-3 एनफ होती हैं, लाइक पेंटाप्राजोल, राइनाडिडिन। पेंटाप्राजोल आपकी एंटी अल्सर ड्रग में आती है, राइनाडिडिन भी एंटी अल्सर ड्रग में आती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेशन विद एग्जांपल। स्टिमुलेंट, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो हमें भूख बढ़ाएं। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स आर मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स और अदर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द पर्सन फीलिंग ऑफ हंगर। मतलब ऐसे सब्सटेंस पदार्थ हैं जो हमें भूख की इच्छा को बढ़ा दें, उनको बोलते हैं हम एपेटाइजर या फिर एपेटाइट स्टिमुलेंट्स। ऑक्जेंड्रोन। एपेटाइट सप्रेसेंट्स की बात करें तो एपेटाइट सप्रेसेंट्स आर ड्रग डिजाइन टू कर्ब हंगर एंड टर्न हेल्प योर लूज वेट। ठीक है, देखो एपेटाइट सप्रेसेंट का मतलब होता है आपकी भूख को खत्म करेगा, जिससे जो आपका वेट है, वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। और एपेटाइट सप्रेसेंट उन लोगों को देते हैं जो ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं, लाइक आपका लीराग्लुटाइड एंड फेंटेरामाइन। क्लियर, दीज आर एग्जांपल ऑफ एपेटाइट सप्रेसेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्मिनेटिव। एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन सो एज टू रिलीव फ्लैटुलेंस और एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंस। जो आपके पेट में गैस बन रही है उसको बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं हम कार्मिनेटिव। लाइक आपका हींग हो सकता है, कोरिएंडर हो सकता है ना, कोरिएंडर मतलब धनिया, हींग मतलब एसेफोटिडा। ठीक है। डिफाइन एमेसिस, द इजेक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम द स्टमक थ्रू द इसोफेगस एंड माउथ। मतलब जो हमारे स्टमक में फूड सब्सटेंस या फिर कोई भी सब्सटेंस पड़ा हुआ है उसको हम ईसोफेगस या माउथ के थ्रू बाहर निकालेंगे, उसको बोलते हैं एमेसिस, मतलब वॉमिटिंग। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन टीबी। ट्यूबरकुलोसिस इज ए पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शन डिजीज मेनली अफेक्ट द लंग्स। ठीक है, बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है टीबी की। मोस्टली कहाँ पे होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है इसकी। The bacteria that cause tuberculosis or spread from person to person through tiny droplets released into air via cough and sneeze। जिसका बैक्टीरिया वो ट्रांसमिट कैसे होता है, कफलेट, आपका कफिंग से हो सकता है, स्नीजिंग से हो सकता है, या फिर आपका ड्रॉपलेट से हो सकता है। और जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली से फैलता है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट है। अगर हम बात करें डिफाइन एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक आर मेडिकेशंस मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन पीपल एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स मतलब जो हमारी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम कर रही हैं हम उनको एंटीबायोटिक्स बोल रहे हैं। ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें, टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड्स। नेक्स्ट जो हमारी डिफिनीशन है, व्हाट इज लेप्रोसी। लेप्रोसी की बात करें जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, तो लेप्रोसी इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज। लेप्रोसी इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो हमारा कॉजेटिव एजेंट है। एंड एसिड फास्ट रॉड शेप्ड बैसिलस होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया का शेप है। The disease mainly affect the skin, peripheral nerves, mucosa and the upper respiratory tract and eye। जो हमारी लेप्रोसी है मोस्टली कहाँ पे फैलती है, स्किन रीजन में हो सकती है, पेरिफेरल नर्व्स में मतलब एक्सक्लूडिंग सीएनएस, म्यूकस रिस्पायरेटरी में हो सकती है एंड आई में हो सकती है। जो नेक्स्ट हमारी डिफिनीशन है, गिव डिफिनीशन ऑफ यूटीआई एंड एसटीडी विद एग्जांपल। अगर यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसके नाम से ही हमें लग रहा है ऐसे इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक्ट में हो रहे हैं। तो इसकी अगर डिफिनीशन प्रयास करें समझने का, तो ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और यूटीआई इज एन इन्फेक्शन इन पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम विच इंक्लूडिंग योर किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। मतलब अगर यूटीआई की दिक्कत है आपको कहाँ कहाँ हो सकती है, वो किडनी में हो सकती है, ब्लैडर में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है, या फिर यूरेथ्रा में हो सकती है। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखी गई है, इफ़ यू आर वुमेन योर चांस टू गेटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज हाई। मतलब जो हमारी वुमेन्स होती हैं उनमें यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेन। अगर हम एसटीडी की बात करें, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की, तो आर इन्फेक्शंस दैट आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मतलब जो हमारा इंटीमेसी होता है, इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एसटीडी की प्रॉब्लम्स आ जाती है, लाइक आपका सिफिलिस एंड एचआईवी एड्स। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्यूनोस्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट्स। अगर हम इम्यूनोस्टिमुलेंट्स की बात करें या फिर इम्यूनोस्टिमुलेटर्स आर ड्रग दैट स्टिमुलेट द इम्यूनिटी सिस्टम बाय डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ एनी इट्स कंपोनेंट। मतलब जिस पर्सन को इम्यूनिटी की दिक्कत रहती है, ठीक है,
या फिर HIV पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, इसकी इम्यूनिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो उस केस में हम इम्यूनिटी स्टिमुलेंट्स को देते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, बीटा ग्लूकैंस, चिटिन्स, लैक्टोफेरिन, लिवेमिसोल, विटामिन B एंड C। अगर हम बात करें इम्यूनोसप्रेसेंट की, तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर ड्रग और मेडिसिन दैट लोअर द बॉडीज एबिलिटी टू रिजेक्ट द ट्रांसप्लांट ऑर्गन। अनदर टर्म ऑफ दीज ड्रग इज एंटी रिजेक्शन ड्रग। मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट का सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। जब हम किसी दूसरे पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी ये नहीं समझ पाती है कि ये ऑर्गन हमारा है या फिर दूसरे का है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन चालू हो जाते हैं, तो उस केस में हमें इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज करना पड़ता है। या दूसरा केस है, आपकी बॉडी किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर रही है, तो उस केस में भी हमें इम्यूनिटी सप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एडालीमुवेब या फिर टैक्रोलिमस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट। जो 13 नंबर हमारी डिफिनीशन है, बायोसिमिलर्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बायोसिमिलर्स इज बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट दैट इज ऑलमोस्ट इन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट। मतलब ये किसकी कॉपी होंगे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा मार्केट में है, ओरिजिनल है, उसकी कॉपी कौन से होंगे, बायोसिमिलर्स होंगे। मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनी, जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट कंपनी हो सकता है। बायोसिमिलर आर और ऑफिशियली अप्रूव्ड वर्जन ऑफ ओरिजिनल इनोवेटर प्रोडक्ट, ये भी आपके अप्रूव्ड होंगे, ठीक है, इनोवेटर प्रोडक्ट्स होंगे। अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करें, दीज क्लोन्ड आर डुप्लीकेटेड एंटीबॉडीज आर कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब ये क्लोन्ड होंगे या फिर डुप्लीकेट होंगे किसके, एंटीबॉडी की, जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर सकते हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम अपनी लेबोरेटरी में भी प्रेफर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी डिफिनीशन है, डिफाइन टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी को अगर डिफाइन बात करें, तो टॉक्सिसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट और डिग्री ऑफ सब्सटेंस नीडेड टू पॉइजनस। मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हम उसको टॉक्सिसिटी या पॉइजनस सब्सटेंस बोलते हैं। दे आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक एंटिटीज। केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, या फिर वो फिजिकल हो सकता है। ठीक है, जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा एक्सप्लेन जीनोटॉक्सिटी, टेराटोजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। तो अगर हम जीनोटॉक्सिटी की एग्जांपल की, जीनोटॉक्सिटी की अगर एक डिफिनेशन की बात करें, तो जीनोटॉक्सिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एजेंट दैट डैमेज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन द सेल कॉजिंग म्यूटेशन विच में लीड टू कैंसर। मतलब वो सेल में म्यूटेशन कॉज कर सकता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस। करें टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट इन डेवलपिंग फेटस। मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसी मेडिसिन जो एक बेबी में दिक्कत करता है, मतलब फेटस में दिक्कत करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी उस मेडिसिन को ले रही है तो वो फेटस में दिक्कत करेगा, उसको बोलते हैं हम टेराटोजेनिक इफेक्ट। जो हमारा टेराटोजेनिक इफेक्ट है, सबसे पहले मिला था हमें थैलिडोमाइड ट्रेजेडी 1957 में। ठीक है, कार्सिनोजेनिसिटी को अगर समझे तो एक कार्सिनोजेन इज एनी सब्सटेंस रेडियोन्यूक्लाइड दैट प्रमोट्स carcinogenesis, the formation of cancer. This may be due to ability damage the genome or to disruption of cellular metabolic process. ठीक है, ऐसे पदार्थ, ऐसे मेडिसिन जो कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं, जो कैंसर को बढ़ा रहे हैं, हमारी सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं सेल के अंदर, उसको बोलते हैं हम कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट और कार्सिनोजेनिसिटी। क्लियर। जो नेक्स्ट हमारी लास्ट एक क्वेश्चन है, एंड बायोलॉजिकल क्लॉक एंड एज वेल एज सर्कैडियन रिदम, तीनों डेफिनेशन देखेंगे इसमें। अगर हम बात करें क्रोनोफार्माकोलॉजी, तो क्रोनोफार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम डिपेंडेंसीज of drug with respect of pharmacological effects and or pharmacokinetic dynamic of drug in the both animal and human। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, हमारा लाइक आपका काइनेटिक और डायनेमिक, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार काम करता है। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लॉक आर ऑर्गेनिज्म natural timing devices regulating a cycle of circadian rhythm. They are composed of specific molecules, protein that interact the cell throughout the body. Nearly every tissue and organ contains biological clock. मतलब एक तरह की नेचुरल डिवाइस है जो गॉड गिवन है, हमारी बॉडी में पहले से इनबिल्ड है, और हर एक ऑर्गन और सेल के पास हमारी वो डिवाइस है। ठीक है, और जो हमारी वो डिवाइस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो हमारा है प्रोटीन।
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो हमारे सेल से इंटरेक्ट करता है और अपना बॉडी में परफॉर्म करता है फंक्शन। अगर हम बात करें सर्कैडियन रिदम, तो सर्कैडियन रिदम आर फिजिकल मेंटल बिहेवियरल चेंज एट फॉलो 24 आवर साइकिल। अगर 24 घंटे में जो आपका चेंजमेंट हो रहा है, लाइक फिजिकल में, मेंटल में या फिर बिहेवियरल चेंजमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम सर्कैडियन रिदम। तो दीज नेचुरल प्रोसेस रिस्पॉन्ड प्राइमरली टू लाइट एंड डार्क एंड इफेक्ट मोस्ट लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। लाइट एंड डार्क में जो प्रोसेस आपका नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, सर्कैडियन रिदम चल रहा है, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ होगा? आपका लिविंग थिंग्स में होगा, इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।